बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, फाइनली वी आर हैविंग आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो अब तक जितने क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं कि बच्चों सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तैयार है? शुरू किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की नेचर का क्वेश्चन है और आपके पास एक मैट्रिक्स दी है जिसके अंदर कुछ अननोन वैल्यूज गिवन है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर f है, हमारे पास यहाँ g और h नजर आ रहा है। हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन 11 में की थी। वहां पर बच्चों हमने यूज किया था हर्मेशियन प्रॉपर्टी को। यहां पर हमने दो मजीद प्रॉपर्टीज की मदद से यहां पर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 इज साइमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहां पर पार्ट नंबर 1 यानी कि फॉर साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसके लिए सॉल्व करते हैं फॉर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई? हमारे पास सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, लेट दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। 5 g-3 f+1 2 -1 2 -h 1 4 एंड 7। ठीक है, अच्छा जी। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, वापस वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। और ट्रांसपोज क्या होता है? ये जो रॉ है ये कॉलम बन जाएगी, यानी कि 5 2 1। दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाएगी और तीसरी रॉ फाइनली तीसरा कॉलम बन जाएगा। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। समझ में आ रही है बात? अब हम यहां पर यूज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स हो वो बराबर होता है उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो हम कहते हैं, मान लेते हैं, चलो भाई ठीक है मान लिया हमने। तो हम इस ए की जगह मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं जो कि है 5 g-3 f+1 2 -1 2 -h और 1 4 एंड 7। ठीक है, ये ए की जगह लिखा, इज इक्वल टू लगाया। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए हमने ये निकाला हुआ है, आइए जी ये लिख देते हैं हम। तो 5 2 1 g-3 -1 और 4। ठीक है, और f+1 2 -h और 7। ठीक है, समझ में आ गई बात? और हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये इक्वल है तो इनके एलिमेंट जिस प्लेस पे मौजूद होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कैसे जी। अब मैं आपको कहूं ये 5 की लोकेशन बताओ, तो आप कहेंगे सर अगर मैं रॉ की नजर से देखता हूं तो ये रॉ का पहला एलिमेंट है, पहली रॉ का पहला एलिमेंट है। सही है जी। अगली मैट्रिक्स पे तो अगर पहली रॉ का पहला एलिमेंट जो भी है, अगली मैट्रिक्स के अंदर भी पहली रॉ का पहला एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं तुमसे कहूं -1 की लोकेशन बताओ, आप कहेंगे सर -1 जो है वो दूसरी रॉ का दूसरा एलिमेंट है। देखो 1 और 2 ये रॉज है ना, ये रॉज है, दीज आर द रॉज एंड दीज आर द कॉलम्स है, ये कॉलम है, ऐसे ही है। क्लियर है ना बात? तो -1 की लोकेशन क्या बताई सर? दूसरी रॉ का दूसरा एलिमेंट है।
तो मैं कहूंगा कि दूसरी मैट्रिक्स के अंदर भी दूसरी रॉ का जो दूसरा एलिमेंट है ये दोनों बराबर। अब चाहो तो तुम इसको कॉलम की नजर से देखो, तो मैं तुमसे कहूं ये 4, तो आपका आंसर ये 1 2 3 तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, तीसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट है। तो मैं कहूंगा कि दूसरी मैट्रिक्स के अंदर भी जो तीसरी रॉ का दूसरा एलिमेंट है ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? कैसे पता चला? क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो याद रखो जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, अब ये एलिमेंट कहां है, तीसरी रॉ का दूसरा एलिमेंट है, तो ये तीसरी रॉ के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? इसी को हम बेसिकली यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी कहते हैं, जो कि हम मैट्रिक्स में यूज करते हैं। तो चलो जी, तो हमें सबसे पहले एफ निकाल लेना चाहिए। तो हमें एफ कहां नजर आ रहा है, हमें एफ यहां नजर आ रहा है। तो ये एफ क्या है, तीसरी रॉ का पहला एलिमेंट। तो तीसरी रॉ का पहला एलिमेंट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम कह देते हैं फॉर एफ। तो एफ +1 बराबर होगा 1 के, ये +1 वहां चला गया तो -1, तो आंसर आया 0। कहीं और तुम्हें एफ नजर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो हम एफ यहीं से निकाल सकते हैं। कहीं और नजर आ रहा होता तो वहां से भी निकालते, आंसर सेम आता। अब बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो एफ के बाद हम निकाल लेते हैं जी, और जी कहां नजर आ रहा है, ये रहा, क्या है, दूसरी रॉ का पहला एलिमेंट, दूसरी रॉ का पहला एलिमेंट, ये आपस में बराबर होंगे। तो जी -3 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। कॉलम की नजर से देखो, कॉलम से देख लो, ये पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट बराबर होगा। याद रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप रॉ से चेक कर रहे हो या कॉलम से चेक कर रहे हो, पोजीशन सेम होनी चाहिए। -3 वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा +3। तो जी क्या आया, बोलो भाई, 5 आया। क्लियर है? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक जरूर करना है, अगर हेल्प होती है कमेंट में जरूर बताया करो कि यस सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, एफ जी और एच। तो फॉर एच, चलिए भाई, एच कहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी नजर आ रहा है, मैं इससे भी तुम्हें करके दिखाता हूं। ये 2 - h 4 के बराबर होगा, ठीक है, 2 - h 4 के बराबर होगा। ये h मैं वहां ले जाता हूं, 4 यहां ले आता हूं, तो ये h वहां गया, तो ये प्लस का h हो गया, ये प्लस का 4 यहां आया, तो माइनस का 4 हो गया। सीधा करके लिखें, h बराबर 2 - 4, 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा माइनस का 2। अब अगर तुम यहां से निकालो, मैंने कहा से यहां से निकाला ना, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 2 - h 4 के बराबर, 2 - h 4 के बराबर, देखो वही कंडीशन आएगी, वही आंसर आएगा। अब f+1 आप यहां से निकाल लेते हैं, यानी कि f+1 यहां किसके बराबर होगा, क्यों, पहली रॉ का तीसरा एलिमेंट पहली रॉ के तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, f+1 1 के बराबर। देखो यही कंडीशन बनेगी, यही आंसर आएंगे। अब बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके अननोन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो f is 0, g is 5 and h is -2। मजा आ रहा है बच्चों? फील ले रहे हो? तो ये हमने कर लिया क्या, ये हमने किया कि फॉर साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने सॉल्व करना है फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, छाप लो, फिर हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो चलो भाई, तो हमने अगेन लेट किया, इसे हमने मैट्रिक्स ए का नाम दिया जो कि है 5 g - 3 f+1 2 - 1 और 2 - h 1 4 7। वैसे मैट्रिक्स जब भी लिखी जाती है ना, याद रखो जो ऑफिशियल तरीका है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ की फॉर्म में हम लिखते हैं। बराबर। अब आ जाओ जरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए, 4 5 6 2 5 1 3 7 9। मैं अगर आपसे कहूं बच्चों इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। तो आप पता क्या कहेंगे, सबसे पहले आपने इसमें से डायगोनल निकालना है। सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि जो मैट्रिक्स है बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों के लिए पहली शर्त यह है
जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रॉज और कॉलम बराबर होते हैं, 3 रॉज हैं 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है बात? पहली शर्त। अब उसके बाद क्या करते हैं? अपर ट्राइंगुलर की बात कर रहे हैं। गौर से सुनना, इसमें जरा लफ्ज लिखते उल्टा है करते उल्टा है। किस तरीके से? आइए, अपर ट्राइंगुलर की बात हो रही। सबसे पहले आपने डायगोनल अलग किया। ये क्या है मेरा? ये क्या है? डायगोनल। अपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। लेकिन हम क्या करेंगे? नीचे। हम काम उल्टा करेंगे। क्या काम करेंगे? जो भी आपका डायगोनल है उसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे। ये बस, बाकी सब चीजें बिल्कुल एज इट इज जैसे हैं। एंड दैट इज योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मजा आया? एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने। किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने क्या निकालना है प्यारे बच्चों? डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकाल दिया। डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उन सब को क्या बनाना है? जीरो बनाना है। काम उल्टा कर रहे हैं ना। लिखा हुआ क्या है? अपर ट्राइंगुलर, लेकिन हम डायगोनल के नीचे लोअर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। दैट इज योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होता इतनी आसानी से नहीं है, ठीक है? ये जीरो ऐसा नहीं होता कि हम इसको डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं। बच्चों यहां पर हमारे पास दो तरीके आते हैं। नंबर 1 इज रॉ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है? दूसरा हमारे पास होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम इनको जीरो बाकायदा फॉर्मूले की मदद से करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि अपनी मर्जी से 5 6 1 की जगह हमने जीरो डाल दिया, नहीं। इसके लिए हमें रॉस को, कॉलम्स को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर बच्चों उन्होंने डायरेक्ट करके दिखाया है, तो लिहाजा हम भी यहां पर इसको डायरेक्टली करेंगे। अदरवाइज ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप बकायदा बकायदा ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है इसको जीरो बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये 3 मेथड्स यूज होते हैं। मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और फिर उसको जीरो बकायदा बनाया जाता है। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही है बात? तो ये चीज समझने वाली है। लेकिन आपकी बुक के अंदर बच्चों क्योंकि ये डायरेक्टली हुआ है तो हम भी डायरेक्टली कर रहे हैं। अदरवाइज बकायदा इसका एक मेथड है जिसकी मदद से आप बकायदा इन एलिमेंट्स को जीरो करते हैं। बात समझ में आ गई? लोअर में उल्टा होता है। लोअर में क्या होगा? ये जो आपकी डायगोनल है इसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। इसके ऊपर वाले, उल्टा है। देखो लोअर का मतलब तो नीचे है ना, लेकिन होता क्या है उल्टा। असल में होता क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अपर ट्राइंगुलर का मतलब है कि ये जो डायगोनल है ना, ये ऊपर एक ट्राइंगल बनाती है। इस तरीके से ये ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं अपर ट्राइंगुलर, कि ये ऊपर एक ट्राइंगल बना रही है और नीचे जीरो हो रहे हैं सारे, ठीक है? ये 2 इसमें शामिल होगा, ऐसे ये ट्राइंगल बन रहा है। इसी तरह लोअर में क्या होगा? यहां पर ट्राइंगल बन रहा होगा और ऊपर जीरो हो रहे होंगे। क्लियर हो रही है बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। तो चले जी, तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका डायरेक्ट जो है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिख रहे हैं बच्चों। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का काम नहीं कर रहे। मैं बार बार इस चीज को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपके बुक में गिवन नहीं है, तो हम इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपने डायगोनल पहचाना। ये आपका डायगोनल है, ठीक है? इसके नीचे वाले सबको जीरो कर दो, तो ये हमारे पास एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आएगा जिसमें क्या होगा? 5 तो होगा, लेकिन g-3 की जगह जीरो आ जाएगा, f+1 की जगह जीरो आ जाएगा, 2 और -1 होंगे, लेकिन 2 - h की जगह जीरो आ जाएगा, 1 4 7 अपनी जगह ऐसे ही मौजूद रहेंगे। दिस इज योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बोलो, क्लियर हो रही है बात? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया किस तरीके से हमने इसे जो है अपर ट्राइंगुलर। देखो अब, लेकिन अगेन वही बात है बच्चों, ये हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसका मेथड होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने डायरेक्टली किया हुआ है, तो लिहाजा हम भी यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई ये अपर ट्राइंगुलर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हम डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं।
ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, जिसके अंदर वो हमें कह रहा है कि अब इसको कुछ नाम दे देते हैं अपर, तो ए यू लिख देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कह रही है कि भाई मैट्रिक्स जो ए है वो बराबर होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। तो ठीक है जी, हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, जो कि मेरे पास है 5 G माइनस 3 F प्लस 1 2 माइनस 1 और 2 माइनस H 1 4 7 इज इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि है 5 0 0 2 माइनस 1 0 और 1 4 7। ठीक है, ये रहा, क्लियर है। बस यहां पर भी आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो g माइनस 3 किसके बराबर होगा 0 के, तो फॉर, चलो सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं, फॉर h, तो ये रहा, ये इसके बराबर होगा। सो 2 माइनस एच इज इक्वल टू 0, माइनस के h को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का h इज इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर g, अच्छा f रह गया हमारा, चलो फॉर g पहले निकाल लेते हैं। g ये रहा, g माइनस 3 किसके बराबर 0 के बराबर, ये वहां जाके हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, एंड देन हम निकाल लेते हैं फॉर f, तो f मेरे पास ये रहा f प्लस 1 जो के बराबर है 0 के, प्लस का 1 वहां जाके हो गया माइनस का 1। ठीक है, दिस इज वेरी 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 शॉर्टकट मेथड बच्चों, लेकिन याद रखो दिस इज नॉट द ऑफिशियल मेथड, दिस इज नॉट द ऑफिशियल मेथड, मेरी बात को गौर से सुन लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक तो ये कहानी सही है, जो हमने कैलकुलेट किया करके दिखाया, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इतना ही था तो हमने इतना ही किया। अदरवाइज बाकायदा आप इसके लिए जब भी आप किसी मैट्रिक्स को बच्चों अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने जाते हैं, वहां पर बाकायदा फॉर्मूला लगता है, वहां पर बाकायदा कैलकुलेशन होती है, जिसके अंदर आपकी पूरी रॉ चेंज हो जाती है। सिर्फ ये जीरो का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि रॉ ही तब्दील हो जाती है। लेकिन आपकी बुक वालों ने जान छुड़ाई और उन्होंने किया शॉर्टकट। तो बच्चों हम अकॉर्डिंग टू योर बुक बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अपर ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट और लोअर ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें कि एक मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर कैसे बनाते हैं, लोअर कैसे बनाते हैं, कौन सा मेथड यूज होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।